नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनातनी रोहिला में। मैं हूं राहुल रोहिला। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। जल्दी से जुड़ जाओ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस्ट बुक आईडीटीआर, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर, सीआईएसएफ ड्राइवर और आईटीबीपी ड्राइवर में आने वाले चिन्ह और थ्योरी, भाइयों, जैसे कि आप सबने देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप सबको अलग अलग तरीके के चिन्हों के बारे में पढ़ाया गया है। लेकिन ये वो चिन्ह हैं जो भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आईडीटीआर बुक में दर्शाए गए हैं। इस बुक के अंदर से जो भी चिन्ह आएगा आपके पेपर में, वो इस बुक के अंदर से आएगा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भाई, जो भाई हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ये हमारी पहली क्लास है आईडीटीआर बुक की। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे टॉपिक ये रहने वाले हैं, ड्राइव आरंभ करते समय रखे जाने वाले दस्तावेज, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथ्य, ड्राइविंग तथा रोड प्रवक्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारियां, वाहन के नियंत्रक, ट्रैफिक सिग्नल तथा नियंत्रण उपकरण। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने आज के पहले टॉपिक को। खंड पहला है, ड्राइव आरंभ करने के दौरान साथ रखे जाने वाले दस्तावेज। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जब भी आप अपना मोटर या वाहन रोड पर लाते हो तो आप अपने वाहन के साथ क्या क्या चीज़ साथ में रख सकते हो। जैसे कि आप सब देख रहे हो, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस कवर नोट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, PUCC जिसको बोलते हैं। ये तो दस्तावेज हो गए जो आप अपने व्हीकल के साथ रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग आरंभ करने से पहले आपको लर्नर या लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथ्य, 4 पहिया वाला वाहन। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु 18 वर्ष अथवा अधिक होनी चाहिए। देखो साइड में ये दिख रहा होगा आपको, आई एम 18 ईयर एंड आई कैन नाउ ड्राइव। मतलब जब तक मैं 18 वर्ष का नहीं हो जाता, 18 वर्ष के बाद मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है। आयु प्रमाण, जैसे कि परिवहन विभाग की वेबसाइट में उल्लेख किया गया है, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि की हस्तांतरित प्रति। उसके बाद पते का प्रमाण, जैसे कि राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल अथवा टेलीफोन बिल आदि की हस्तांतरित प्रति वेबसाइट से सुनिश्चित हो ले अथवा आरटीओ से प्राप्त करें। आप जिस आरटीओ के अधिकारी क्षेत्र में रहते हैं उसके अंतर्गत आने वाले कार्यालय से संपर्क करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 1, 1A और 2 के प्रयोग से लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ 3 नवीनतम फोटो और शुल्क के साथ जमा करें। आरटीओ में उपलब्ध सुविधा के आधार पर कंप्यूटर कागज पर एक संवैधानिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य रूप से 60% अंकों की आवश्यकता होती है। पहचान, आयु प्रमाण, फोटो की संख्या, शुल्क तथा प्राप्तांकों की अनुमोदित सूची सभी राज्यों की अलग अलग हो सकती है। इसमें जो है, जब आप आईडीटीआर में अपना
लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो 15 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा, 15 क्वेश्चन का। तो 15 क्वेश्चन में से आपको 9 क्वेश्चन लाने सही करने जरूरी होते हैं। ठीक है भाई। आपको एक लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा जिसकी वैधता 6 महीने की होती है। लर्निंग लाइसेंस धारण कर आप निम्नलिखित कर सकते हैं। पहला, भारत भर में आप उल्लेखित श्रेणी के वाहन चलाना सीख सकते हैं, लेकिन आप कार तभी ड्राइव कर सकते हैं जब स्थायी लाइसेंस धारक कोई व्यक्ति आपके साथ हो और वह इस स्थिति में बैठा हो कि आपातकाल में वह वाहन को नियंत्रित कर सके। दूसरा, आपकी कार के आगे और पीछे दिए गए आयाम के अनुसार एल का चिन्ह बना होना चाहिए। ये एल का देख लो भाई, चारों तरफ से 18 सेंटीमीटर, एल का जो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ऊपर की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, नीचे की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये एल आपका गाड़ी के आगे और पीछे शीशे पे चिपका होना जरूरी है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथ्य। स्थायी लाइसेंस के आवेदन से पहले आपको निम्नलिखित के बारे में सीखना होता है। पहला, सड़क के प्रयोक्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारी। दूसरा, रोड के नियम। तीसरा, रोड के संकेत और चिन्ह। चौथा, ट्रैफिक सिग्नल। पांचवा, अन्य रोड प्रयोक्ताओं को जगह देना। छठा, आपके वाहन के नियंत्रण की दक्षता। सातवां, वाहन को फिट रखने और सड़क योग्य बनाए रखने के लिए रख रखाव। आठवां, प्राथमिक उपचार। खंड 3, सड़क प्रयोक्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारियां। शहर की सड़कों पर ड्राइव करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। केवल कार के नियंत्रकों की परिचालन दक्षता और सड़क के नियमों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक कुशल ड्राइवर बनने के लिए पूर्व में उल्लेखित बिंदु के अलावा निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता होती है। सड़क पर आने से पहले एक कुशल चालक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये आप साइड में देख सकते हो, आई एम गुड अ गुड ड्राइव एंड आई रिस्पेक्ट अदर्स राइड ऑफ वे। ठीक है। दूसरा, एक कुशल चालक को विनम्र और धैर्यशील होना चाहिए। तीसरा, दूसरों के मार्ग का अधिकार सम्मान अवश्य करना चाहिए। एक अच्छा ड्राइवर बने। चौथा, बेहतर एकाग्रता रखनी चाहिए और कार के अंदर बच्चों अथवा पालतू जानवरों की ओर ध्यान नहीं बांटना चाहिए। ड्राइविंग के समय तेज संगीत से बचना चाहिए। छठा, ड्राइविंग के समय धूम्रपान करने, शराब पीने, सेल फोन के उपयोग से परहेज करें। तेज संगीत से बचें। ना ही अति आत्मविश्वास रखें और न ही आत्मविश्वास की कमी होने दें। आठवां, यदि आप ड्रग्स शराब के प्रभाव में हो तो वाहन लेकर सड़क पर न जाए। नौवां, वैसे जूते चप्पल तथा पोशाक न पहने जो आपको विभिन्न नियमों के परिचालन में अवरोधक उत्पन्न करते हो। ठीक है दोस्तों, ये जैसे देख सकते हो आप, साथ में फोटो भी है, घुट्टी लगा रहा है, तो ये हमें घुट्टी पीकर नहीं चलना है। ठीक है। सड़क प्रयोक्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारियां। ड्राइव करते समय फोन पर बात ना करें। 10वां, आपकी कार में सामान इस तरह नहीं लादे होने चाहिए जिससे मिरर व्यू में बाधा आती हो अथवा निश्चित कोण से आपको दिखाई ना पड़े। सड़क पर वाहन चलाना। आरंभ करने से पहले आपको अपने वाहन के नियंत्रणों के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। ये वे उपकरण होते हैं जिससे आप अपने वाहन को चलाते हैं और नियंत्रित करते हैं। इन नियंत्रकों के इस्तेमाल की जानकारी और अभ्यास के बिना सड़क पर वाहन चलाना खतरनाक होता है। खंड 4, वाहन के नियंत्रक। वाहन के सारे नियंत्रक को भी निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, पैर से संचालित होने वाले नियंत्रक। दूसरा, हाथ से संचालित होने वाले नियंत्रक।
तीसरा, देखकर संचालित किए जाने वाले नियंत्रक। पहला, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो भाई भी नोट्स बनाना चाहता है वो नोट्स अवश्य बनाए। इससे बेहतरीन बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ये बुक आपको मार्केट में मिलेगी। जो भाई भी अपने साथ नोट्स बना रहा है उसको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। पैर से संचालित होने वाले नियंत्रक। देखो पैर से कौन कौन से होते हैं। हर एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों में पैरों से संचालित होने वाले 3 नियंत्रक होते हैं। पहला, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यह वाहन की गति को बढ़ाता अथवा घटाता है। यह ड्राइवर के दाएं पैर द्वारा संचालित होता है। इसे नीचे की ओर दबाने से इंजन की गति बढ़ती है और छोड़ने पर इंजन की गति धीमी हो जाती है। एक्सीलेटर नियंत्रक बहुत ही नाजुक होता है क्योंकि इसे हल्का दबाने पर ही इंजन अथवा कार की गति तेजी से बढ़ जाती है, जिससे कार अनियंत्रित हो सकती है। इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति को एंटी से फर्श का सहारा लेकर इसे पंजे से संचालित करना चाहिए। एक्सीलेटर को साइज तरीके से नियंत्रित करने के लिए आपको कार पर बेहतर अभ्यास करना होगा। देख लो दोस्तों, ये आपका एक्सीलेटर है, ये आपका ब्रेक पैडल है बीच वाला, और ये आपका लेफ्ट साइड जो है ये क्लच है। अभी एक्सीलेटर के बारे में पढ़ा है तो ये एक्सीलेटर दर्शाया हुआ है। अब आते हैं दूसरा, ब्रेक पैडल। इसका इस्तेमाल वाहन की गति को कम करने अथवा वाहन को रोकने के लिए किया जाता है। इस पैडल को भी दाएं पैर से ही संचालित किया जाता है। इस पैडल को जितना अधिक आप दबाएंगे ब्रेकिंग प्रभाव बढ़ता जाएगा। चूंकि इस पैडल की आवश्यकता आपात स्थिति में होती है, किसी व्यक्ति को तेजी से ब्रेक लगाने के लिए एक्सीलेटर से पैर हटा लेना होता है और इसे बलपूर्वक दबाना होता है। वाहन को रोकने के लिए कभी भी इंजन का स्विच ऑफ ना करें क्योंकि यह पावर चलित ब्रेक को अनुपयोगी बना देता है। ब्रेक फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला। ठीक है, ये टॉपिक आपने पूरा आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा तो ये चीज़ लिखते रहना आप। अब आते हैं अपने वाहन के नियंत्रक तीसरे पॉइंट पे, क्लच पैडल पर। ठीक है, तो क्लच पैडल के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग गियर बदलने तथा वाहन को रोकने के दौरान इंजन से ट्रांसमिशन को जोड़ने अथवा अलग करने में किया जाता है। इस पैडल का संचालन हमेशा बाएं पैर से किया जाता है। क्लच पैडल पावर चलित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। स्वचालित ट्रांसमिशन के प्रयोग की स्थिति में केवल एक्सीलेटर तथा ब्रेक पैडल ही होते हैं। दोनों नियंत्रकों के लिए केवल दाएं पैर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक पैडल के संचालन के लिए बाएं पैर का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये आज हमारा पहला इतना टॉपिक था। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक करना, और आपको पूरी बुक की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।